शुरुआत करेंगे सबसे पहले सीरिया की खबर से, जहां सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के शासन और 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है। देश की राजधानी पर अब हयात अल शाम का कब्जा हो चुका है। विद्रोही समूह के लड़ाकों ने महज 10 दिनों के अंदर ही दमश्क फतेह कर लिया है। विद्रोहियों ने इसके बाद ऐलान किया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण चाहते हैं और अब तक प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बने रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि बात 2011 की हो रही है, जब सीरिया के दक्षिणी शहर डेरा में राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के खिलाफ शुरू हुए बड़े प्रदर्शन ने पूरे देश को विरोध को जन्म दिया था, जिससे आखिरकार उनकी सत्ता का अंत कर दिया था। इस घटनाक्रम ने सीरियाई शासन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। अब आलम यह कि राष्ट्रपति बशर अल असद रविवार को राजधानी दमश्क छोड़कर अनजान जगह पर भाग खड़े हुए और उनका कुछ पता भी नहीं चला है। आपको बताएं कि सेना के दमश्क छोड़ते ही हयात फोर्स ने राजधानी में प्रवेश किया और सेना ने शांतिपूर्ण तरीके से शहर को खाली करा दिया है। अब इसके बाद होम्स से लेकर कब्जे वाले इलाकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हजारों लोग सड़क पर उतरकर जीत का जश्न मनाए और आजादी के नारे भी उन्होंने लगाए। ये भी नारे लगाते हुए सुने गए हैं कि असद चला गया, होम्स आजाद है और सीरिया की जय हो जैसे नारे अब वहां गूंजते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि अल्लाहू अकबर के नारे मस्जिदों से गूंजने लगे। बताएं कि मार्च 2011 में वो महीना जब बशर अल असद शासन के खिलाफ दक्षिणी शहर में डेरा में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। सुरक्षा बलों ने इसका जवाब गोलियों से दिया। आलोचना में ग्राफिटी लिखने वाले लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया गया था और असद शासन ने खूब जुल्म भी ढाए थे। इसके बाद जून 2012 में वैश्विक ताकतों ने सीरिया में हालात खराब होता देख जिनेवा में बैठकें की और देश में पॉलिटिकल ट्रांजिशन की जरूरतों पर भी जोर दिया था। इसी बीच हालात को देखते हुए हालात खराब होते गए और इसी साल जुलाई के महीने में असद शासन ने विद्रोह को दबाने के लिए शहरों और कस्बों में हवाई हमले शुरू कर दिए। अब असद शासन के इस आक्रामक रवैये की वजह से हजारों लोगों की जानें तक चली गई थी। अगस्त 2011 तक यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के मुताबिक 2200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। इसमें रासायनिक हथियारों से हमले भी शामिल हैं। अगस्त 2013 की अगर बात की जाए तो इस हमले में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को रेड लाइन तो घोषित कर दिया गया था, लेकिन दमश्क के बाहरी इलाकों में विद्रोही नियंत्रित पूर्वी घूटा पर हुई गैस हमले के बावजूद अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए थे। बात जनवरी 2014 की हो रही है। अब जब अल कायदा के एक गुट ने रक्का पर कब्जा कर लिया था और फिर सीरिया और इराक के शहरों पर कब्जा करते हुए इस्लामिक स्टेट का गठन किया गया। इसके बाद सितंबर तक अमेरिका के इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर एक गठबंधन समूह बनाया गया और सीरिया शहरों में असद शासन के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए गए। सीरिया में मार्च 2015 से लेकर मार्च 2020 तक हालात बिगड़ते रहे। देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हिंसा भी देखने को मिली और अलग अलग हिस्सों में अलग समूहों का कब्जा भी होने लगा। मसलन असद शासन के सामने कई विद्रोही समूह अब खड़े हो गए थे। इन्हीं 5 सालों के दरमियान रूस ने असद शासन का समर्थन किया, सैन्य सहायता दी और असद की सेना के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ हमले किए गए, जिससे युद्ध की दिशा बदल गई। रूसी सपोर्ट से असद की सेना ने अलेप्पो शहर के वापस कब्जा उस पर कर लिया और दिसंबर 2016 में यह शहर पर जीत घोषित कर ली। अब बात 2017 की होती है। 2017 में इजराइल ने सीरिया में हवाई हमले किए और असद शासन के समर्थक हिजबुल्लाह और ईरान के प्रभाव को कम करने की कोशिशें की गई। मार्च 2017 में अमेरिका ने सीरियाई एयरबेस पर हमले किए। नवंबर 2017 में अमेरिकी समर्थित फोर्सेस ने इस्लामिक स्टेट्स को भी रक्का से बाहर कर दिया। अप्रैल 2018 की अब बात की जाए तो रूस के समर्थन से असद की सेना ने पूर्वी घौटा को भी आजाद करा दिया था और इसके बाद विद्रोही कब्जे वाले सेंट्रल सीरिया को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। दिसंबर की अगर बात करें उससे पहले सितंबर 2018 में रूस और तुर्की के इदलिब को लेकर डील की गई, जिससे बमबारी भी कम हुई और इसके बाद अगर बात की जाए तो मार्च 2019 में अमेरिका ने भी फैसला लिया कि उसकी सेना सीरिया में ही रहेगी। अब बात 2018 के बाद 2019 की होगी, जहां अप्रैल से दिसंबर 2019 के बीच
रूसी सपोर्ट से असद सेना ने खान शेखुन को भी अपना निमंत्रण जो है उस पर किया और नियंत्रण में उसको ले लिया। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच रूस समर्थित असद सेना ने उत्तर पश्चिम में हवाई हमले शुरू कर दिए और इन हमलों की वजह से लाखों सीरियाई नागरिक विस्थापित हो गए। अब इसी बीच तुर्की ने भी सीमाई इलाकों में अपनी सेना को तैनात कर दिया है। फरवरी 2020 में तुर्की ने सीरियाई शरणार्थियों के लिए अपनी सीमा खोल दी, जिससे बड़ी संख्या में सीरियाई ग्रीस और अन्य देशों में जा बसे। अब बात 2024 की होगी, जहां पहले सप्ताह में ही सीरिया के 13 साल के गृह युद्ध के खिलाफ हयात तहरीर अल शाम को आखिरी जंग शुरू करनी पड़ी। विद्रोहियों ने एक बड़े शहर ओलप्पो पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में समूह ने शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद वो दक्षिणी शहर हामा को 5 दिसंबर को अपने नियंत्रण में ले चुकी है, जो कि रूस समर्थित असद शासन के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। 6 दिसंबर तक हजारों की संख्या में लोग सेंट्रल सीरियाई शहर होम्स से शरण के लिए पहुंच गए थे। 6 दिसंबर की सुबह तक विद्रोहियों ने सेना को शहर खाली करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 7 दिसंबर तक विद्रोही समूहियों ने खोई अपनी डेरा सिटी को कब्जे में ले लिया और उसके बाद 8 दिसंबर तक खबर यह आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ दिया है। लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिर वो गए तो गए कहां है। 13 सालों से चल रही लड़ाई जो है अब वहां खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको सीरिया के पूरे इतिहास से जुड़ी हमने आपको दिखाई। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्री सीरियंस आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ था और उसके बाद किस तरह से सीरिया का इतिहास रहा है क्रमशः हमने आपको दिखाया है, क्रम बाय क्रम आपको दिखाया। और अमेरिका, रूस और ईरान के साथ सऊदी अरब के शामिल होने से बड़ा संघर्ष यहां देखने को मिला। कब क्या हुआ ये देखिए, पूरे ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए ये आपको समझा रहे हैं कि कब क्या हुआ, कहां किस तरह से सीरिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन HTS जो है वो बना। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पहले अल कायदा से HTS जुड़ा रहा है और उसके बाद अगर बात हम करें तो सीरिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन HTS जो है वो किस तरह से काम करता है। 2017 तक उसने अल नुसरा ने दूसरे गुटों के साथ HTS बनाया था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से HTS अब सीरिया में सबसे बड़ा जो है आतंकी संगठन भी बना। HTS के नेतृत्व जो है अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है इसका संगठन का नेतृत्व करता है। बात होगी दक्षिण कोरियाई संसद में राष्ट्रपति UN के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव विफल हो गया है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। दक्षिण कोरिया में शनिवार का दिन काफी नाटकीय और राजनीतिक रूप से उथल पुथल भरा रहा है। मार्शल लॉ की घोषणा के बाद राष्ट्रपति युन सुक बोल ने महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए विपक्षी सांसदों को कुछ वोटों की कमी खली। सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर के पार्टी के सांसदों ने पार्टी के 3 और सांसदों को छोड़कर मतदान का बहिष्कार किया। लिहाजा विधेयक को पारित करने के लिए जरूरी 200 सदस्यों से कम मत मिले। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति UN अभी पद पर बने रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से अनिश्चित स्थिति में रहेंगे, क्योंकि सियोल ने हजारों लोगों ने जो है उनके इस्तीफे की मांग करने के लिए इकट्ठे भी हुए। विपक्षी नेता ने जे म्यांग ने कहा कि उनका मानना है कि वो निश्चित रूप से यूम सुक थूल पर महाभियोग चलाएंगे। ली जे म्यांग ने राष्ट्रपति यून को कोरिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। अब महाभियोग प्रस्ताव विफल हो गया है। दोनों पार्टियों के लिए अगला कदम क्या होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प है। यह बड़ा सवाल यह भी है कि हालांकि मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि वो अगले शनिवार को साप्ताहिक महाभियोग प्रस्ताव का मतदान करेगी। पार्टी को इस बात की भी कम उम्मीद है कि इस बीच प्रदर्शनकारियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी पर दबाव बढ़ेगा। साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि अब सदन में बहुमत साबित करने के लिए केवल 8 सांसदों की जरूरत है। एजेंसी के मुताबिक पीपीपी की योजना पर अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये वो मार्शल लॉ के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। महाभियोग मतदान से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति UN ने पीछे हटने की पेशकश की थी ताकि उनकी पार्टी देश को चला सके, लेकिन इससे विपक्ष को संतुष्टि नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
देश के सबसे बड़े रूढ़िवादी अखबारों ने राष्ट्रपति से विपक्ष के साथ गठबंधन सरकार बनाने या उसके 5 साल के कार्यकाल को छोटा करने के लिए संवैधानिक सुधार की पेशकश करने का आग्रह भी किया है। अब हाल ही में दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लाया गया है। राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ लगाने की अपनी कोशिश के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित अपने भाषण में झुककर अपनी गलती स्वीकार की है। साथ ही साउथ कोरिया राष्ट्रपति यूएन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव फेल सांसदों ने किया है और मतदान का बहिष्कार कर दोनों पार्टियों के लिए अगला कदम क्या होगा, अब यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आगे बढ़ेंगे और बात अब होगी स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किए रामकृष्ण मिशन ने बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास की रिहाई के लिए अपनी आवाज उठाई है। मिशन के बांग्लादेश शाखा के प्रमुख स्वामी पूर्णानंद ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर सरकार से चिन्मय दास की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की तत्काल रिहाई से आपकी सरकार की प्रतिष्ठा में सुधार होगा। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। बांग्लादेश के ढाका जिले में शनिवार की सुबह कुछ लोगों ने इस्कॉन मंदिर में आगजनी कर दी। इस्कॉन बांग्लादेश में यह भी कहा जा रहा है कि एक इस्कॉन भक्त जो है वो पारिवारिक मंदिर उनका था, लेकिन उससे पहले लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां से। किस तरह से देखिए ढाका में जहां विरोध प्रदर्शन किए गए थे, तो और अब आप तस्वीरें आप देख रहे हैं चिन्मय दास की रिहाई को लेकर अब विरोध प्रदर्शन के स्वर जो हैं वो देश भर में यानी पूरे ढाका के आसपास और बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां के बहुसंख्यक लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, वो हिंदू कम्युनिटी को और उनके मंदिरों को, उनके देवी देवताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से अब वहां प्रदर्शन चल रहे हैं और चिन्मय दास की रिहाई को लेकर मांग भी की जा रही है।